नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। आप नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन भी जो है वो कह सकते हैं। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। तो ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ये उत्तीर्ण सीरीज का जो है पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 से जो है हम डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं यहाँ पर, हु बिकम्स द फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट ऑन दी NS-25 मिशन बाय ब्लू ओरिजिन। तो बोलते हैं कि ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन पर पहला भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक जो है वो कौन बना है। तो अभी भारत के जो पहले भारतीय जो अंतरिक्ष पर्यटक बने हैं वो कौन बने हैं, वो बने हैं गोपी थोटाकुरा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। गोपी थोटाकुरा जो है ये जो है वो पहले ऐसे इंडियन बने हैं जिन्होंने जो है वो स्पेस को जो है वो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो विजिट किया है अभी। और ये NS-25 मिशन था ब्लू ओरिजिन कंपनी का। अभी हम जानेंगे डिटेल से, तब आपको पता चल जाएगा उसके थ्रू जो था ये गए। अब हम यहाँ पर कुछ और पॉइंट भी जानते हैं। देखो, राकेश शर्मा जो पहले इंडियन एयरफोर्स के में जो था वो पायलट हुआ करते थे, ये पहले ऐसे इंडियन बने थे जो स्पेस में जो था वो ट्रैवलिंग के लिए गए थे। और ये अप्रैल 3, 1934 को जो था वो गए थे। कब गए थे? अप्रैल 3, 1934 को इन्होंने ये विजिट किया था और ये पहले इंडियन थे। अब आप कहेंगे कि आप तो गोपी थोटाकुरा की बात कर रहे हैं। देखो, गोपी थोटाकुरा जो था ये ठीक बात है। गोपी थोटाकुरा जो है वो सेकेंड इंडियन बने हैं जिन्होंने स्पेस को ट्रैवल किया है, परंतु पहले ये ऐसे इंडियन बने हैं जो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से गए हैं। तो ये टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से गए हैं, स्पेस टूरिज्म का इन्होंने फ़ायदा लिया है। और ये मई महीने में अभी इसी मंथ जो है 2024 में हुआ है। तो इस हिसाब से आपको ध्यान रखना है कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेकंड है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये फर्स्ट है। अगला क्वेश्चन, अगला यहाँ से देखिए इनके बारे में। गोपी थोटाकुरा जो है ये एक एंटरप्रेन्योर हैं और पायलट भी हैं साथ में। और ये जो है वो जो ब्लू ओरिजिन एक अमेरिकन स्पेस कंपनी है, उसके तहत उसका एक मिशन है NS-25, उसके तहत इन्होंने जो है उस स्पेस को विजिट किया है। ये जो ब्लू ओरिजिन कंपनी थी ये अमेरिका की एक कंपनी है और इसको 2000 में जो था फाउंड किया गया था जेफ बेजोस के द्वारा, जो कि अमेजोन के भी फाउंडर हैं, उनके द्वारा इसको एस्टेब्लाइज किया गया था। अब इनका जो एक्सपीरियंस रहा, जो गोपी थोटाकुरा गए हैं, 11 मिनट का इनका एक्सपीरियंस था स्पेस में लगभग। और देखो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि स्पेस में जाने का मतलब क्या है। ये एक शॉर्टेस्ट और क्विकेस्ट एक ट्रिप होता है स्पेस का। इसमें क्या किया जाता है, स्पेस में जब पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊपर चले जाते हैं ना, और एक जो करमन लाइन आती है, करमन लाइन को जो है वो क्रॉस कर जाते हैं, तो मतलब आप स्पेस में जो है वो चले गए हैं। और उसी को जो है वो जब वहाँ पर विजिट कर आ जाएंगे, एक हल्का सा विजिट होगा, तो उसको स्पेस टूरिज्म जो है वो कहा जाएगा। अब इस करमन लाइन को जो है वो किस तरह से आप समझेंगे, ये करमन लाइन जो है ना, ये एक लाइन है जो सेपरेट करती है अर्थ के एटमॉस्फेयर को आउटर सरफेस से। ठीक है जी, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ से और भी अच्छे से आपको पता चल जाएगा, जो चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ है ना, अगर वो इस करमन लाइन से नीचे चल रही है, ये उड़ रही है, तो उसको जो है वो आप एयरक्राफ्ट जो है वो कहते हैं। जैसे कि हमारे प्लेन हो गए, ये यहीं पर जो है उड़ते हैं, इस करमन लाइन के नीचे ही उड़ते हैं। परंतु जैसे ही इस करमन लाइन को क्रॉस कर जाते हैं ना, तो जो है वो स्पेस आ जाता है और उसी को स्पेस क्राफ्ट जो है वो कहते हैं। और इस तरह से स्पेस की यात्रा इन्होंने की। अगर आप समझ पाए होंगे तो बहुत अच्छे से जो है यहाँ पर आपको पता चला होगा। और ओवरऑल वर्ल्ड में अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट कौन थे, तो वो थे डेनिस टिटो। और ये अमेरिका के रहने वाले हैं और ये रशियन की एक एजेंसी थी स्पेसक्राफ्ट, उसके माध्यम से जो था वो गए थे वर्ष 2001 में। तो डेनिस टिटो का नाम भी ध्यान रखना। इन्होंने जो है वो लगभग 7 डे जो था वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो था वो गुजारे थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं छाबहार पोर्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो छाबहार पोर्ट बोलते हैं कौन सी कंट्री में जो है वो स्थित है। अगर हम छाबहार पोर्ट की बात करते हैं तो ये पोर्ट जो था वो अभी चर्चा में आया था। अक्सर ये चर्चा में बहुत बार जो है वो इससे पहले भी जो है वो आ चुका है, परंतु अभी चर्चा में आया। छाबहार बंदरगाह जो है ये ईरान कंट्री में स्थित है। ईरान आपने ध्यान रखना है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो, अभी भारत को जो है छाबहार पोर्ट पर जो है थोड़ा कंट्रोल मिल गया है। लगभग 10 सालों के लिए जो है भारत को इसका जो है वो कंट्रोल मिला है। और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से भारत की जो डिपेंडेंस है कराची पोर्ट जो कि पाकिस्तान में है, उस पोर्ट के ऊपर भारत की जो डिपेंडेंस है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। अभी क्या होता है, अफगानिस्तान को भी कुछ सहायता देनी है और भी वहाँ पर कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर भी अगर भारत को जाना है तो पाकिस्तान से होकर जाना पड़ता है। परंतु जब ये जो छाबहार पोर्ट है यहाँ पर भारत को एक्सेस मिल गई तो भारत डायरेक्टली ईरान के छाबहार पोर्ट को जा सकता है। और यहाँ से डायरेक्टली जब यहाँ पर अफगानिस्तान आता है कहीं पर, तो यहाँ पर भारत जा सकता है। ठीक है जी, तो ये आपको ध्यान रखना है किस तरह से जो है वो भारत अब इजीली जो है वो यहाँ पर कर सकता है। अफगानिस्तान
पाकिस्तान को कोई भी सहायता देनी है तो वो यहाँ से इजीली दी जा सकती है। अब बाकी देखो, एक इंडियन ओशन में भारत की जो है प्रेजेंस को ये बढ़ावा देता है। ग्वादर पोर्ट जो कि पाकिस्तान में स्थित है, ग्वादर पोर्ट पर चाइना अपना कंट्रोल कर रखता है। तो वैसे अब चाबहार पोर्ट पर जो है वो जब भारत का जो है वो कंट्रोल होगा तो चाबहार पोर्ट के कंट्रोल से जो है वो इंडिया की डोमिनेंस जो है वो एशिया में थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो ये जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। देखो, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन कंफ्यूज करता है कि कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो रेड सी के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं। क्या ईरान भी जो है वो रेड सी के साथ बाउंड्री शेयर करता है? नहीं, ईरान नहीं करता। रेड सी के साथ जो कंट्रीज बाउंड्री शेयर करती हैं उसमें एक सऊदी अरबिया कंट्री आ जाती है, यमन कंट्री आ जाती है, इजिप्ट कंट्री आ जाती है, सूडान कंट्री आ जाती है, एक एरिट्रिया कंट्री है वो आ जाती है, एक डिजिबोती कंट्री है वो कंट्री जो है वो आ जाती है। तो ये कंट्रीज ईरान के साथ रेड सी के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं और ईरान जो है वो रेड सी के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता। ये ज़रूर ध्यान रखें। तो ये भी एक क्वेश्चन हो गया कि ईरान के साथ कौन कौन सी बाउंड्रीज जो है वो ईरान रेड सी के साथ कौन कौन से कंट्री जो है वो बाउंड्री शेयर करती हैं। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली इब्राहिम रईसी डाइड, ही वाज प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। अभी हाल ही में इब्राहिम रईसी का निधन हो गया, एक हवाई जहाज़ दुर्घटना में इनका जो है वो निधन हुआ। तो बोलते हैं कि ये किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये ईरान के ही राष्ट्रपति थे। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब ईरान के ये राष्ट्रपति थे, इनका भी निधन हुआ। देखो, जब ये हेलीकॉप्टर से जा रहे थे तो इनका हेलीकॉप्टर जो है वो ख़राब मौसम के चलते जो है वो क्रैश हो गया। और अकेले ये ही नहीं, इनके साथ वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर भी जो था वो थे। फॉरेन मिनिस्टर के साथ साथ इनके साथ 7 और लोग थे, मतलब टोटल 9 लोग थे जो इस क्रैश में जो था वो मारे गए। अच्छा, ये हेलीकॉप्टर क्रैश कौन सी डेट को हुआ था? तो ये डेट भी ध्यान रखनी है क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन डेट्स बहुत स्पेसिफिक पूछ रहा है। तो 19 मई थी उस दिन, 19 मई को जो था वो ईरान और अजरबैजान कंट्री के बॉर्डर के बीच जो था वो ये प्लेन जो था वो क्रैश हुआ। और विदेश मंत्री का नाम क्या था जो यहाँ पर साथ में मौजूद थे इनके साथ? और जो फॉरेन मिनिस्टर का नाम आपने ध्यान रखना है, उनका नाम था हुसैन अमीरा अब्दुल्लाहियान, इनका ये नाम था, जो यहाँ क्रैश में मारे गए। तो इतना काफ़ी है जानने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली सुनील छेत्री हैज़ अनाउंस्ड टू रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल। तो बोलते हैं कि अभी हाल फिलहाल में सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय कौन से खेल से जो है वो इन्होंने संन्यास लेने का डिसाइड किया है। तो सुनील छेत्री ने जो है वो घोषणा की है कि अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ पर वैसे इस तरह से होगा, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से जो है वो संन्यास ले लेंगे। सुनील छेत्री जो है वो बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं फुटबॉल के, ये आपने ध्यान रखना है। और अभी इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा जो है वो की है। इन्होंने लगभग 87 मैचों में जो था वो भारत की जो था वो कप्तानी संभाली रखी थी। और अगर हम बात करें गोल्स की तो देखो, इन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा गोल किए हुए हैं। रोनाल्डो, अली देई और मेसी के बाद जो है ये सबसे अधिक गोल करने वाले प्लेयर हैं। इन्होंने जो 150 मैच खेले हैं उनमें इन्होंने लगभग 94 गोल किए हैं। और अभी मैंने कुछ एक प्लेयर्स के नाम लिए, वो फुटबॉल के प्लेयर हैं, जैसे कि रोनाल्डो का नाम आपने सुना है, ये पोर्टुगीज कंट्री के लिए खेलते हैं, अभी किसी एग्जाम में पूछा गया था। एक अली दई भी हैं, अली दई जो है वो ईरान कंट्री के लिए खेलते हैं। मेसी का नाम आपने सुना है, मेसी जो है वो अर्जेंटीनिया कंट्री के लिए जो है वो खेलते हैं। ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम बात करें, सुनील छेत्री को जो है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी जो है वो दिया जा चुका है और 2021 में इनको ये अवार्ड जो था वो दिया गया था। ये इनके बारे में आपने ध्यान रखना है। और छेत्री देखो एकमात्र ऐसे फुटबॉलर हैं जिन्होंने ये ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है वो जीता है। देखिए, अगर हम ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की हम बात करते हैं ना, तो ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इंपॉर्टेंट है। अगर देखो हम बात करते हैं कि 2023 में ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसको दिया गया था, तो 2023 में ये 2 खिलाड़ियों को दिया गया था। दोनों के दोनों बैडमिंटन के थे। एक थे श्री चिराग चंद्रशेखर सेठी और दूसरे थे श्री रंकी रेड्डी सत्विक साईराज। इन 2 खिलाड़ियों को जो है ये दिया जा चुका है अवार्ड अभी। और एक और क्वेश्चन जो अभी पीजीटी के एग्जाम में पूछा गया, होपफुली 2 बार तो पूछा जा चुका है, तीसरी बार भी जो है ये पूछ लिया जाए। अब द्रोणाचार्य अवार्ड का आ जाएगा। द्रोणाचार्य अवार्ड जो लाइफ टाइम कैटेगरी में दिया गया इस बार, वो किस किस को दिया गया? वो दिया गया, एक तो गोल्फ के खिलाड़ी हैं जो गोल्फ से संबंध रखते हैं, ये जसप्रीत सिंह गिरवाल, इनको दिया गया। और कबड्डी के अभी पूछे गए थे एग्जाम में, भास्करन ई को दिया गया है। टेबल टेनिस के एक बच जाते हैं जो अभी तक एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं, उनका नाम है श्री जयंता कुमार पुशीलाल, इनको जो है वो दिया गया। तो ये भी आपने ध्यान रखना है द्रोणाचार्य अवार्ड के बारे में भी। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड तो आपने जान ही लिया।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिजर्व्ड 33% गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स फॉर वुमेन। तो बोलते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए 33% सरकारी अनुबंध नौकरियों को आरक्षित किया है। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट की जो जॉब्स होंगी वो 33% जो है वो महिलाओं के लिए होंगी। ये जो है वो कौन से स्टेट ने जो है वो कहा है, तो ये कर्नाटक स्टेट ने जो है वो कहा है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। यहाँ पर एक टर्म ध्यान से देखना, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जब सब, कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स। तो देखो कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स की ओर ना अब ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, चाहे वो कोई सा भी स्टेट हो गया। तो एग्जाम की जब तैयारी कर रहे हैं तो ये सच में चिंतनीय विषय है। हिमाचल में भी आपने देखा कॉन्ट्रैक्ट की नौकरियाँ सबसे आगे लिस्ट में होती हैं, तो सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न है। परंतु खैर महिलाओं के लिए जब आरक्षण दिया गया है 33% ये कॉन्ट्रैक्ट की नौकरियों में, तो ये क्वेश्चन आपने ध्यान रखना है। अभी एक एग्जाम में देखा गया कि अलग अलग स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर भी जो हैं वो पूछे गए। तो कर्नाटक स्टेट की अगर बात हो रही है तो कर्नाटक के जो है वो सीएम कौन है ये आपको पता होना चाहिए। कर्नाटक के जो है वो सीएम कौन है, तो सिद्धारमैया का नाम ध्यान रखना है आपने। सिद्धारमैया जो है वो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं। उसी तरह कांग्रेस रूल्ड जो स्टेट है उसमें तेलंगाना भी जो है वो आता है, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो रेवंत रेड्डी जो है वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर आ जाते हैं। अभी हरियाणा में आपको थोड़ी सी हलचल देखने को मिली थी, तो चीफ मिनिस्टर हरियाणा के नए चीफ मिनिस्टर जो था वो कौन बने। हरियाणा के जो नए चीफ मिनिस्टर बने वो नायब सिंह सैनी जो था वो बने थे। हम पहले भी जो है वो इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। लास्ट टाइम राजस्थान में भी तो इलेक्शन हुए थे, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन बने थे, भजन लाल शर्मा राजस्थान के चीफ मिनिस्टर जो था वो बने थे। और अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में भी चीफ मिनिस्टर का थोड़ा फेरबदल देखने को मिला था। विष्णुदेव साई जो था वो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर बने थे। तो ये अलग अलग स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर आपने ध्यान रखने हैं। कर्नाटक के बारे में हम क्या रिवाइज यहाँ से करेंगे, स्पेसिफिक जो कर्नाटक का करेंगे। कर्नाटक में जो टाइगर रिजर्व हैं उनका हम रिवाइज करेंगे कि क्या क्या नाम है उनके, और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो कर्नाटक में जो अगर हम टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में जो है वो स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व के अलावा एक नगर होल टाइगर रिजर्व है। नगर होल जो टाइगर रिजर्व है ना वो भी कर्नाटक में ही स्थित है। एक काली टाइगर रिजर्व है। काली टाइगर रिजर्व जो है ये भी कर्नाटक में ही जो है वो स्थित है। तो काली टाइगर रिजर्व का आपने ध्यान रखना है कि ये कहाँ पर स्थित है। तो मुख्य रूप से हमने टाइगर रिजर्व जान लिए कर्नाटक के, इतना सा काफ़ी है। यहाँ से पूछ लिया गया कुछ अगर एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं जनरल टो लाम वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो रिसेंटली देखो क्या हुआ है, जनरल टोलाम को जो है वो किस देश का राष्ट्रपति बनाया गया। तो जनरल टोलाम जो है वो अभी वियतनाम के राष्ट्रपति जो हैं वो बने हैं, ये आपने ध्यान रखना है। वियतनाम की अगर हम बात करते हैं तो वियतनाम की कैपिटल बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। वियतनाम की कैपिटल है हनोई। हनोई इसकी कैपिटल आपने ध्यान रखनी है, ये इसकी कैपिटल हो गई वियतनाम की। यहाँ के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं जनरल टो लाम, वो आपने ध्यान रखना है कि ये यहाँ के जो है प्रेसिडेंट बने हैं। यहाँ से एक और कंट्री का आपने ध्यान रखना है, विलियम लाई चिंते। ये जो है वो कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट बने हैं, ताइवान कंट्री के जो है ये प्रेसिडेंट बने हैं। विलियम लाई चिंते जो है वो ताइवान कंट्री के नए प्रेसिडेंट जो है वो अभी बने हैं, तो इनका नाम ज़रूर ध्यान रखना। इसी तरह आपको कुछ बेसिक कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट जो है वो पता होने चाहिए, जैसे कि फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम आपको हमेशा पता होना चाहिए कि वो कौन है। इमैनुअल मैक्रोन का नाम आपने ध्यान रखना है। ब्रिटेन के अगर हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो ब्रिटेन के जो है वो देखो ब्रिटेन में जो है वो आपने ध्यान रखना है कि प्रेसिडेंट नहीं प्राइम मिनिस्टर होंगे यहाँ के। तो ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ऋषि सुनक का आपने ध्यान रखना है, उनका नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंडियन ओरिजिन के हैं तो इसलिए जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सी पार्टी है ऋषि सुनक की, तो कंजर्वेटिव पार्टी से ये संबंध रखते हैं, वो आप नोट करें। इंडोनेशिया के भी जो हैं वो नए प्रेसिडेंट बने हैं, प्रेवियो सुबिनाटो इनका नाम हमने पढ़ा था, प्रेवियो सुबियांटो का नाम। तो प्रेवियो सुबियांटो का नाम आपने ध्यान रखना है, ये इंडोनेशिया के बने हैं। उसी तरह हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था आइसलैंड कंट्री के बारे में भी हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि आइसलैंड कंट्री जो है वो यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन बने। तो आइसलैंड कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर बने थे बियानी बेनेडिक्टसन जो था वो बने थे। बियानी बेनेडिक्टसन का नाम आपने ध्यान रखना है, ये जो है वो आइसलैंड के बने हैं। और इतना काफ़ी है जानने के लिए, अगर एग्जाम में पूछा गया तो हो जाएगा कवर, और अपने नोट्स अपडेट कर लेना। अगला क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर, अगला क्वेश्चन डिस्कस करें उससे पहले देखो अगर पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और पेपर वन आपको पता है पेपर 1 में पास होना ज़रूरी है। अगर पेपर 1 में पास नहीं होंगे तो पेपर 2 में मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो पेपर 1 की अगर आपको टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पैटर्न चला हुआ है वहाँ पर प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको सफलता दिला सकती है, अच्छे नंबर भी दिला सकती है और पास करने में भी आपकी हेल्प करेगी। तो पीजीटी पेपर 1 में अगर आप
टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अलग अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से अवेल कर लेना। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिलेगी यहाँ से। ऑनेस्टली प्रैक्टिस करेंगे, किताबों को रिवाइज करेंगे तो पीजीटी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन कर लेना, नीचे लिंक दिया गया है। आगे बोलते हैं यहाँ पर, हु हैज़ वॉन 2024 इटालियन ओपन टाइटल इन दी वुमेन्स कैटेगरी। तो बोलते हैं कि महिला वर्ग में 2024 में जो इटालियन ओपन का खिताब जीता है वो किसके द्वारा जो है वो जीता गया है। तो ये जीता गया है ईगा स्वीटेक के द्वारा। ऑप्शन बी सही आंसर, ध्यान रखना है। इटालियन ओपन है ये 2024 का और महिलाओं के वर्ग में हम बात कर रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन अभी पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एग्जाम में पूछे गए थे। यहाँ पर हम और देखेंगे, ये जो ईगा स्वीटेक है ना, ये पोलैंड से संबंध रखती हैं। इन्होंने अरियाना सबलेंकर को हराया है, ये बेलारूस की प्लेयर है, इनको जो है वो इन्होंने हराया है फाइनल में। तो ईगा स्वीटेक का कंट्री ध्यान पता होना चाहिए, पोलैंड कंट्री, क्योंकि कई बार ये पूछ लेंगे कि वुमेन टाइटल जीता है कौन सी कंट्री ने, तो पोलैंड कंट्री के द्वारा ये टाइटल जीता गया है। कई बार मैच करने को दे देंगे कि प्लेयर दिए हैं उनकी कंट्री दी है। ईगा स्वीटेक पोलैंड से संबंध रखती हैं, अरियाना सबलेंका जो है वो बेलारूस कंट्री से संबंध रखती हैं। अगर इटालियन मेंस सिंगल की हम बात करते हैं 2024 में, तो मेंस सिंगल जो है वो किसके द्वारा जीता गया है, अलेक्जेंडर ज़वेरेव के द्वारा ये जीता गया है। और इनके द्वारा किसको हराया गया है, तो इनके द्वारा निकोलस जेरी को जो है वो हराया गया है। तो ये जो अलेक्जेंडर ज़वेरेव हैं ये कौन सी कंट्री से खेलते हैं या फिर कौन सी कंट्री से संबंध रखते हैं, तो आपने ध्यान रखना है कि अलेक्जेंडर ज़वेरेव जो है जर्मन के एक प्रोफेशनल जो है वो टेनिस प्लेयर हैं। इनका आपको ये पता होना चाहिए, जर्मनी कंट्री से ये संबंध रखते हैं, ठीक है जी। तो जर्मनी इनकी कंट्री हो गई। इनके द्वारा ये इटालियन ओपन टाइटल जो है वो जीता गया है। इससे पहले भी अगर आपको ध्यान हो तो हमने ऑस्ट्रेलियन ओपन जो था वो पढ़ा था। ऑस्ट्रेलियन ओपन महिलाओं में किसके द्वारा जीता गया था, ऑस्ट्रेलियन ओपन महिलाओं में जो था वो अरियाना सबलेंका के द्वारा जो था वो जीता गया था। ये ऑस्ट्रेलियन ओपन की विजेता रही है। और अब पुरुषों में अगर हम बात करें, पुरुषों में ये किसके द्वारा जीता गया, तो जैनिक सिनर के द्वारा जो है ये जीता गया है। पुरुषों में ये जैनिक सिनर के द्वारा जीता गया है। ये नाम लिख दिया मैंने ऑस्ट्रेलियन ओपन का। यहाँ पर महिला का ये ध्यान रखना है अरियाना सबलेंका, और पुरुषों का ये जैनिक सिनर ध्यान रखना है। तो इतना काफ़ी है आपके लिए यहाँ से जानना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं यहाँ पर, नेशनल एंटी टेररिज्म डे कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। नेशनल एंटी टेररिज्म डे की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और ये डे जो है वो कब मनाया जाता है, ये 21 मई को जो है वो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और इस वर्ष भी 21 मई को जो था वो मनाया गया 2024 में। और यहाँ से आप क्या जान सकते हैं इस डे को मनाया क्यों जाता है, क्योंकि इस दिन डेथ एनिवर्सरी जो है वो मनाई जाती है प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की। इनको जो था वो असैसिनेट कर दिया गया था, मई 21 थी और 1991 था ईयर, तो इसलिए नेशनल एंटी टेररिज्म डे ये मनाया जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करें वर्ल्ड बी डे की, वर्ल्ड बी डे भी मनाया जाता है। ये 20 मई को जो है वो मनाया जाता है। इस वर्ष इसकी थीम जो रखी गई थी वो इम्पोर्टेंट है। इसकी थीम रखी गई थी बी एंगेज्ड विद यूथ। बी एंगेज्ड विद यूथ जो है वो इसकी इस वर्ष की थीम रखी गई थी। तो इस वर्ष की थीम भी इसकी ध्यान रखना। अभी हम यही 2 इंपॉर्टेंट डे जो है वो डिस्कस करेंगे। बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा कथन सही है। बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया, कि अरुणाचल प्रदेश की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो पूरे भारत में सबसे कम है। दूसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं, अरुणाचल शेयर बॉर्डर विद स्टेट्स ऑफ असम एंड नागालैंड टू साउथ, कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो नागालैंड और असम के साथ जो है वो साउथ में बाउंड्री शेयर करता है। तीसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं कि अरुणाचल प्रदेश शेयर बाउंड्री विद 2 कंट्रीज ओनली, कि ये 2 कंट्रीज के साथ सिर्फ बाउंड्री शेयर करता है। तीसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं, दीपू पास इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश, की ये दीपू दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर रॉन्ग वन अगर आप डिसाइड करेंगे ना, क्योंकि अगर आपको कंसीडर करने के लिए बोला है तो रॉन्ग वन आप यहाँ पर बताइए कि कौन सी स्टेटमेंट है। तो देखो, पहली स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं कि अरुणाचल की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है क्या वो पूरे भारत में सबसे कम है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, पूरे भारत में अरुणाचल प्रदेश की सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो कितनी है यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी, 17 जो है यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी है, जहाँ पर एक और हिमाचल की पॉपुलेशन डेंसिटी 123 है। और पूरे भारत की इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर हम बात करें कि इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, तो इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी 481 है और अरुणाचल प्रदेश की मात्र 17 ही है, ये आपने ध्यान रखना है। दूसरे स्टेटमेंट में बोलते हैं कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो किस किस के साथ बाउंड्री शेयर करता है,
तो देखो अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें इंडियन स्टेट्स में कि ये किस किस के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो ये देखो असम और नागालैंड के साथ जो है बाउंड्री शेयर करता है और इसके साउथ में जो है ये पड़ते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट में बिल्कुल सही दी गई है, पहली भी दूसरी भी। अभी हम मैप में भी अरुणाचल प्रदेश को देखेंगे, परंतु तीसरी स्टेटमेंट देख लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो केवल 2 कंट्रीज़ के साथ जो है वो बाउंड्री शेयर करता है। नहीं, ये 2 कंट्रीज़ के साथ नहीं, 3 कंट्रीज़ के साथ बाउंड्री शेयर करता है। वो देखेंगे कौन कौन सी हैं वो 3 कंट्रीज़। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई यहाँ पर। चौथी स्टेटमेंट है दीपू पास इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। दीपू पास अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, बिल्कुल सही बात है, ये अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। 3 स्टेटमेंट्स, पहली, दूसरी और चौथी स्टेटमेंट सही है, तीसरी स्टेटमेंट गलत है, तो यही सही आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के बारे में देखिए थोड़ा सा। अरुणाचल प्रदेश देखो बाउंड्री शेयर करता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ये एक स्टेट है और ये बाउंड्री शेयर करता है 3 कंट्रीज़ के साथ। भूटान के साथ 160 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है वेस्ट में। म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करता है ये 440 किलोमीटर ईस्ट में। चाइना के साथ ये 1080 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में। चाइना के साथ इसका थोड़ा सा जो है वो डिस्प्यूट देखने को मिलता है। चाइना कई बार अरुणाचल प्रदेश के कुछ गाँवों को अपने नाम दे देता है, चाइनीज़ नाम। और अगर हम बात करें इंडियन स्टेट में तो नागालैंड और असम के साथ ये साउथ में बाउंड्री शेयर करता है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर देखिए जी, यहाँ पर ये जो हाईलाइटेड आपको दिख रहा है ये है अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर पड़ता है। अब ये इसका साउथ देखिए इस तरह से होगा, इस तरह से आप देखिए, पहले इसको डायरेक्शन वाइज देखिए, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया। इसके साउथ में यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर 2 स्टेट जो है वो बाउंड्री शेयर करते हैं सिर्फ और सिर्फ। ये 2 स्टेट जो है वो कौन कौन से आ जाते हैं, इसमें से ये जो सबसे बड़े वाला दिख रहा है ये तो असम स्टेट आ जाता है। कौन सा स्टेट? असम स्टेट ये आ जाता है जो अरुणाचल प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है। और ये छोटा सा जो यहाँ पर दिख रहा है ये नागालैंड जो है वो आ जाता है। तो ये हमने पढ़ा था स्टेटमेंट में, ये 2 स्टेट इसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये जो है ना ये भूटान आ जाता है। भूटान यहाँ पर इसके वेस्ट में जो है वो पड़ता है, यहाँ पर ये भूटान पड़ गया। भूटान के अलावा यहाँ पर ये जो पड़ रहा है ये चाइना तिब्बत जो है वो पड़ रहा है, ये आपने ध्यान रखना है। और एक और भी तो हमने इंटरनेशनल बॉर्डर पढ़ा था कि वो इसके साथ बाउंड्री लगाता है, तो वो था म्यांमार। म्यांमार का ये रीजन सारा का सारा म्यांमार का आता है, तो ये म्यांमार जो है वो इसके साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो सारी स्टेटमेंट्स हमारे पास सही हो गई कि यहाँ पर वेस्ट साइड जो है ये भूटान के साथ यहाँ पर बाउंड्री शेयर करता है। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट साइड देखेंगे तो ये चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करता है। यहाँ पर हमने ईस्ट साइड ये जो पढ़ा था ना ये म्यांमार जो है वो इसकी आता है, ये आपने ध्यान रखना है यहाँ पर। तो ये हमने सारा पढ़ा था मैप के थ्रू, अभी आपने देख लिया, होपफुली समझ आया होगा। अरुणाचल प्रदेश की ये स्टेटमेंट गलत नहीं हो सकती आपकी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं कि द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर वाज साइंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो बोलते हैं कि ओजोन परत को नष्ट करने वाले जो पदार्थ हैं उनके लिए एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था वो हुआ था, ये कौन से देश में जो था वो हुआ था, किस देश में जो था वो हस्ताक्षर इसके ऊपर जो था वो किए गए थे। अगर हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अगर हम बात करते हैं तो ये हुआ था कनाडा कंट्री में, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, कौन सी कंट्री में हुआ था? कनाडा कंट्री में जो था ये हुआ था। अभी हम इस प्रोटोकॉल के बारे में जो है वो थोड़ा सा जान लेंगे ताकि थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल देखो यहाँ पर देखना आप, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था ये ओजोन लेयर को लेकर हुआ था, जो सब्सटेंस ओजोन लेयर की डिप्लीशन करते हैं उनको लेकर ये हुआ था। तो ये हुआ था कनाडा के शहर में, मॉन्ट्रियल यहाँ पर शहर है और यहाँ पर ये हुआ था सितंबर 1987 को ये हुआ था, सितंबर 16 को एग्जैक्टली ये हुआ था। और इसी तरह आपने ध्यान रखना है कि 1989 में ये अस्तित्व में आया था, केम इनटू इफेक्ट इन 1989, ये भी ध्यान रखना है। सितंबर 16 का नाम सुनते ही आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए, ओजोन डे। ओजोन डे कब मनाया जाता है? तो ये सितंबर 16 को ही ओजोन डे मनाया जाता है और सितंबर 16 1987 को ये प्रोटोकॉल साइन किया गया था। उसी तरह हम एक और प्रोटोकॉल जो है वो पढ़ते हैं, वो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो पढ़ते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल जो था वो कब साइन हुआ था? ये 1997 में जो था वो साइन हुआ था और 1997 में ये साइन हुआ था और ये कब अस्तित्व में आया था? 2005 में ये अस्तित्व में जो था वो आया था। ये आपने ध्यान रखना है क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। ये प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन को लेकर हुआ है, क्लाइमेट चेंज को जो इम्पैक्ट है उनको रोकने के लिए जो है ये किया गया है। प्रोटोकॉल साइन है 1997 में और 2005 में ये अस्तित्व में आया था। अभी हमने लास्ट ईयर देखा था COP28 की मीटिंग हुई थी, COP कंट्रीज़ की 28 की मीटिंग हुई थी। तो ये कहाँ पर हुई थी? ये UAE में हुई थी। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का जो 28 नंबर का सेशन था UNFCCC का, वो UAE कंट्री में जो था वो हुआ था, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जो था वो हुआ था। और COP29 अब कहाँ पर होगा? इस वर्ष होगा ये COP29।
तो ये जो है वो अज़रबैजान कंट्री में होगा, अज़रबैजान के बाकू में जो है ये होगा, ये आपने ध्यान रखना है, अज़रबैजान के बाकू में होगा। लास्ट टाइम जब एलाइड हुआ था तो कॉप जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का UNFCCC का है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछे गए थे। और अभी देखिए अगर इस साल आप एलाइड की तैयारी कर रहे हैं, एलाइड की काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास है इस टाइम, तो एलाइड की तैयारी कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करना चाहते हैं अच्छे से, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपकी सिलेक्शन हो जाए और फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए, तो टेस्ट सीरीज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। एलाइड की अगर हमारी टेस्ट सीरीज आप प्रैक्टिस करते हैं तो देखिए एलाइड के साथ साथ आपके बाकी एग्ज़ाम्स की तैयारी भी बहुत अच्छे से हो जाएगी और डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, डेफिनेटली आप जो है वो फाइनल लिस्ट में अपना नाम पाएंगे, बशर्ते ऑनेस्टली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप क्वेश्चन देखिए जी, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है द वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2024 ऑब्जर्व्ड ऑन, तो बोलते हैं कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024 कब मनाया गया। तो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2024 अभी मई महीने में था वो मनाया गया। कौन सी तारीख को मनाया गया ये आप कमेंट करके बताएंगे, जल्दी से बता दीजिए। टेलीग्राम पर अगर आप अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े तो अपने टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़ जाएं ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प मिल सके। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है वो सारी टेलीग्राम पर दे दी जाती है। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।